Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Syed Ahmed Ghani. I am working at Khyber Teaching Hospital पेशावर। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो इस पेंडेमिक से जुड़ा टॉपिक है, जिसको लोग कोविड-19 और कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूँ कि कोरोना वायरस किस तरह फैला। सबसे पहले ये चाइना के वुहान सिटी से एवॉल्व हुआ, उधर से निकला और उसमें फर्स्ट डेथ दिसंबर 2019 में रिपोर्ट हुई। उसके बाद ये वायरस फैलता फैलता यूएसए, इटली, जापान, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह सारे ममालिक में फैलता गया। बाज़ ममालिक में इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कोरोना वायरसेस क्या है। कोरोना वायरसेस एक असल में फैमिली है जिसमें बहुत ज़्यादा वायरसेस है जो कॉमन कोल्ड से लेके सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वगैरह कॉज करते थे, जिसमें अभी नोवल कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं वो अभी दरियाफ्त हुआ है। अब जानते हैं कि वायरसेस किस किस्म के होते हैं। वायरसेस असल में दो किस्म के होते हैं, एक डीएनए वायरस, एक आरएनए वायरस। डीएनए वायरसेस इतने खतरनाक नहीं होते, बॉडी का इम्यून सिस्टम मेडिकेशन उसको कंट्रोल कर लेती है, जबकि आरएनए वायरसेस एक ऐसे वायरस के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो खुद को म्यूटेट करते रहते हैं, जो खुद अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना या उसके लिए वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जो कोविड-19 है वो असल में पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। अब आइए जानते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड के हवाले से। इंक्यूबेशन पीरियड में आपको बताता चलूँ कि जब आपको वायरस या कोई बीमारी लगती है, उसके लगने में और सिम्टम्स या जो आपके ऊपर असरात है वो निकलने में जो उसकी बीच टाइम पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 14 डेज़ है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रिकवरी पीरियड कितना है। रिकवरी पीरियड 15 डेज से लेकर 3 वीक्स के बीच हो सकता है। ये डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन कि बंदा किस हद तक बंदे की इम्यूनिटी डेवलप है। अब आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से। तो जो मोस्ट कॉमन या जो WHO की उसके मुताबिक है कौन कौन से सिम्टम्स कॉमन हो रहे हैं लोगों को, तो सबसे पहले फीवर इंसान को हो जाता है। इसके अलावा कफ और कफ के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट और चीज़ आ जाती है वो ये है कि थकावट, इंसान को इस तरह फील हो रहा होता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। इसके अलावा जो लेस कॉमन सिम्टम्स है वो सोर थ्रोट हो जाना, फ्लू हो जाना, डायरिया हो जाना, कंजक्टिवाइटिस हो जाना और इसके अलावा लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। और जो इसके सवेयर कॉम्प्लिकेशंस है जो एक इंसान को मौत की तरफ लेके जा सकते हैं वो एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग फेल्योर, इसके अलावा किडनी फेल्योर, स्ट्रोक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस में आजकल लोगों को स्ट्रोक, फालिज के अटैक भी हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, उनका दिल भी कमज़ोर होता जा रहा है। और ये एक ऐसा वायरस है जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी जनरेट कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में मैं आपको जहाँ तक बताता चलूँ कि जहाँ तक लोगों को मेनिंजाइटिस लग जाता है, गर्दन तोड़ बुखार लग जाता है, तो ये चीज़ भी इसमें हो सकती है। ये वो स्टेज है जहाँ पे आने के बाद मरीज़ हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस के कैरियर्स क्या है। कोरोना वायरस के दो किस्म के कैरियर्स होते हैं, एक सिम्टोमेटिक कैरियर और एक एसिम्टोमेटिक कैरियर। जो सिम्टोमेटिक कैरियर वो बंदा होता है जिसके ऊपर सिम्टम्स हमारे पास होते हैं, फीवर, टायर्डनेस और इसके अलावा कफ वगैरह। और एसिम्टोमेटिक कैरियर वो होता है जो बिल्कुल तंदुरुस्त बंदा होता है और उसको कोरोना वायरस होता है और हमें पता नहीं होता कि इसको कोरोना वायरस है, तो ये बंदा बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस मुख्तलिफ सर्फेसिस पे कितने टाइम के लिए रह सकता है। नंबर 1 कॉपर पे ये तकरीबन 4 घंटे के लिए रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक और स्टील पे ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो मतलब अगर प्लास्टिक और स्टील इफेक्ट हो गया है तो ये वायरस इसके ऊपर ज़िंदा रह सकता है। अब आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस को डायग्नोस किस तरह करते हैं, इसकी डायग्नोसिस किस तरह की जाती है। 2 तरीक़ों से की जाती है, एक एग्जामिनेशन से और दूसरा क्या कहते हैं क्लिनिक लैब से। तो एग्जामिनेशन में क्या चीज़ आ जाती है, अगर इंसान को फीवर हो रहा है, उसको कफ हो रहा है और इसके अलावा वो थकावट फील कर रहा है तो इस बंदे का टेस्ट कराया जाए। टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक आजकल तो ऐसे स्टेप्स मौजूद है जो 15 मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास इधर मशीनें मौजूद है वो 24 आवर्स में हमें रिजल्ट दे देती है कि आया बंदा पॉजिटिव है कोरोना वायरस के लिए या नेगेटिव है। तो आते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की तरफ। चूँकि ये एक वायरल डिजीज़ है तो वायरल डिजीज़ में हमेशा ट्रीटमेंट हमारे पास सपोर्टिव रहती है। तो अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और अपनी खुराक का खास ख्याल रखें ताकि इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाए। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आ जाते हैं कि आप क्या ले सकते हैं। तो मैं अब एक मेडिसिन आपको बताऊंगा, आप काइंडली नोट कर लें, इसको एक एक करके नोट कर लें। नंबर 1 टैबलेट विटामिन सी 1 गोली रोज़ाना। टैबलेट फेरॉल विटामिन डी की गोली है 1 गोली रोज़ाना। इसके अलावा टैबलेट एवियन विटामिन ई की गोली है 1 गोली रोज़ाना।
जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते। और इसके अलावा हाइड्रोलिन डीएम सिरप 2 स्पून रात के वक्त रात जब आप सोए तो सोने से पहले 2 चम्मच, ताकि कफ आपको ज़्यादा ना हो। इसके अलावा 19 साल से जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जो 19 ईयर से अबव एज के लोग हैं, उनको टैबलेट लुप्रिन 75 मिलीग्राम एक रोज़ाना यूज़ करें। इसके अलावा एंटीबायोटिक में टैबलेट एजिमॉक्स 250 मिलीग्राम एक सुबह एक शाम, और फीवर कंट्रोल करने के लिए टैबलेट पेनाडॉल एक सुबह एक दोपहर एक शाम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। ये इसकी हो गई है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप इसमें स्टेरॉइड्स भी यूज़ करें। टैबलेट बेटनीसोल के नाम से आता है 0.5 मिलीग्राम एक सुबह एक शाम, जब तक आपको आप मुकम्मल तौर पे रिकवर नहीं हो जाते। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वो पेशेंट जो सवेयर केसेस में चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग से किया जा सकता है, जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स अस्पताल में जो देते हैं वो हमारे पास है रेमडेसिविर। ठीक है, ये नंबर 1 ड्रग है। नंबर 2 ये है टोक्लिजुमाब से भी इसका इलाज आजकल हो रहा है, जिसको FDA ने अप्रूव किया हुआ है, और डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड से भी इसका इलाज हो रहा है। इसके अलावा दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर जो पेशेंट ज़्यादा सवेयर कंडीशन में जाते हैं तो उनका प्लाज्मा से भी इलाज किया जा सकता है। जिन मरीज़ों को ऑलरेडी डिजीज़ हुई पड़ी है, उनसे प्लाज्मा निकाल लेते हैं। उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है, और वही एंटीबॉडीज़ आप की डिजीज़ को ख़त्म कर देती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कि आप कोरोना वायरस में ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये ट्रांसमिट किस तरह होता है, तो ये 2 तरीक़ों से ट्रांसमिट हो सकता है, या स्नीज से या कफ से। तो इसलिए आपको बार बार WHO वाले, पाकिस्तान के जो हेल्थ अथॉरिटी है, वो आपको बार बार ये बात बताते हैं कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और इसके अलावा मास्क का यूज़ करें, ताकि ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होने से इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट होने से रोक लिया जाए। दूसरा ये है कि घर से कम निकले, एहतियात करें, क्योंकि दवाइयों से ज़्यादा, अस्पताल से ज़्यादा एहतियात ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं आपको अपडेट बताता चलूँ कि वैक्सीन भी आ चुकी है, जिनको 4 कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनि ने, फाइज़र ने, इसके अलावा गैमालिया ने, और इसके अलावा मॉडर्ना ने। ये 4 वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं आई हुई, इंशाल्लाह अनकरीब ही पाकिस्तान में आने वाली है। इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कोई जानकारी या कुछ भी आपने एक्सप्लेन कराना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ढेर सारे दुआओं के साथ। अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।